यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि के यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट है, यूपीएससी आईएएस प्री एग्जाम 2027 का जो है उसके लिए, ठीक है। एकदम लेटेस्ट पेपर है। देखो आपको ये अच्छी याद रखना है कि पेपर अभी बहुत से लोग करा रहे हैं, है ना। तो क्या है, अभी 3 से जाके 5, 6, 7, 8 ऐसे करा दिए लोगों ने, लेकिन जो रियल यहाँ पर अभी तीसरा पेपर हुआ है वो मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। चौथा पेपर अभी संडे को कल होगा, वो हम लोग करेंगे, है ना। तो देखो जो पेपर कोचिंग करा रही है वही पेपर हम लोग करा रहे हैं, यानी कि 2 साल पुराना पेपर उठाया, उसको एडिट करके मैंने बता दिया कि हाँ ये पेपर आज का है। क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा करा है, जैसे विजन का टेस्ट अभी करीब 4-5 आया हुआ है ना, लेकिन लोगों ने 8-8, 9 करा दिया, वो सब पहले पेपर एडिट करके। तो उन सब चीज़ से बचना है आपको, है ना। एकदम लेटेस्ट पेपर है। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो आप कमेंट करके, या टेलीग्राम पे जुड़ करके पूछ सकते हो, राइट। तो एकदम सही से चीज़ों को देखना है कि क्या रियल है क्या सही है ना। तो फेक के चक्कर में नहीं रहना है और रियल चीज़ों को फॉलो करना है, जो असली है, जो सही है ना। और फालतू में टाइम अपना यूट्यूब पे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये। आगे आते हैं, देखो देख लेंगे क्वेश्चन। पार्ट 1 यहाँ से हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन के आसपास हो गए थे, है ना। उसके बाद से आगे से क्वेश्चन करेंगे 51 या 52 जो भी होगा, और 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, राइट। इसमें टॉपिक है आर्टिकल्चर का, मैपिंग का, करंट अफेयर्स का भी। कल एक पेपर और होने वाला है, चौथा नंबर, वो हम लोग भी मंडे को करेंगे, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं, और विजन एस का हम लोग भी स्टार्ट करेंगे कल से। आते क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 51 या 52 जो भी होगा वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़े थे हम लोगों ने। 51 से स्टार्ट करते हैं, यहां से देखते हैं। 51 नंबर है, इसमें बोला जैन धर्म के संबंध में विचार करना है। पहली बात है अनेकांतवाद, और यहाँ पर जो स्यादात है उससे मिलकर इस बात का जोर देते हैं कि यद्यपि वास्तविकता वस्तुनिष्ठ है, तथापि इसके बारे में मानवीय निर्णय अनिवार्य रूप से सशर्त होता है। पहला क्या होगा, 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को या आचरण को एक नैतिक अनुशासन में जोड़ता है, जो कर्म बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। सेकंड भी सही है। तीसरा, चूंकि वास्तविकता बहुआयामी है, अतः स्याद्रात का निष्कर्ष है कि वस्तुनिष्ठ सत्य को जाना नहीं जा सकता है, और सभी प्रतिज्ञप्तियां समान रूप से मान होती हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्यादवाद जो है ये वस्तुनिष्ठ सत्य की अस्तित्व से इनकार नहीं करता है, और न ही ये दावा करता है कि सभी प्रतिज्ञप्तियां समान रूप से मान्य होंगी। ये केवल इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति को एक विशेष दृष्टिकोण से समझना चाहिए। आंसर क्या होगा, 1 करेक्ट है ना, और दूसरा भी करेक्ट था। 1 करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। तो आंसर यहां से क्या होगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर है। निम्नलिखित में से दार्शनिक और उनकी दार्शनिक प्रणाली के बारे में विचार करना है। दार्शनिक प्रणाली कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, ये तो करेक्ट है। निम्बार्क शुद्ध द्वैताद्वैत या शुद्ध द्वैताद्वैत नहीं होगा, क्योंकि निम्बार्क द्वैताद्वैत या द्वैत अद्वैत या भेदाभेद के प्रतिपादक थे। ये मानते थे कि जीवात्मा और ब्राह्मण एक ही समय में ब्रह्मा से भिन्न भिन्न अभिन्न है, ठीक है। और शुद्ध द्वैत हो जाएगा आपका बल्वाचार द्वारा प्रतिपादित किया गया था, निम्बार्क द्वारा नहीं। माध्वाचार द्वैत होगा, ये बात करेक्ट है 13वीं शताब्दी में। आंसर हो जाएगा 1 और 3। सही आंसर क्या होगा, 52 का ए करेक्ट है, क्योंकि गलत पूछा है। क्वेश्चन 53 53, सिख धर्म के इतिहास के संबंध में शिक्षाओं के बारे में विचार करना है। गुरु ग्रंथ साहिब में न केवल सिख गुरुओं के भजन है, बल्कि भगत, कबीर और शेख फरीद सहित यहाँ पर धार्मिक परंपराओं से संबंधित भक्ति रचना भी शामिल है। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सिख समुदाय में आध्यात्मिक आदर्शों के साथ उनकी लौकिक सत्ता प्रतिपादित और प्रतिनिधित्व करने वाले अकाल तख्त गुरु अर्जुन देव ने की थी। सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद 6वें गुरु 1606 में मीरो पीरी या मीरी पीरी सिद्धांत के प्रतीक बनने के लिए की थी। 1 करेक्ट है सिर्फ। 54 नंबर है, संस्कृत साहित्य के दार्शनिक जो परंपरा है उसके बारे में विचार करना है। बृहदारण्यक उपनिषद एक दार्शनिक संवाद का वर्णन करता है, जिसमें गार्गी वचन वक्वी याज्ञवल्क्य से परम वास्तविकता की प्रकृति पर प्रश्न करती है। पहली बात सही है। महापुराणों की श्रुति साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वे पौराणिक आख्यान के माध्यम से वेद की दार्शनिक शिक्षाओं को व्याख्या करते हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि महापुराण स्मृति परंपरा का हिस्सा है और श्रुति का नहीं है। यद्यपि वे आख्यानों के माध्यम से वैदिक विचारों को लोकप्रिय और स्पष्ट करते हैं, श्रुति की श्रेणी वेदों की ओर आरक्षित है, इसमें उपनिषद भी शामिल होता है। अष्टाध्यायी व्याकरण के नियम को तो दर्शाती है, लेकिन
अपने समय पर समाज अर्थव्यवस्था में संस्कृति की अंतर्दृष्टि नहीं देती है। ये गलत है, क्योंकि अष्टाध्यायी 8 अध्याय विद्वान पाणिनि द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है। ये एक भाषाई ग्रंथ है जिसमें संस्कृत के लेखन और उच्चारण के मानक निर्धारित किए जाते हैं। अष्टाध्यायी में 4000 से अधिक व्याकरणिक नियम दिए गए हैं। ये उस समय के समाज के अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर प्रकाश डालता था। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पहला करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 इसके गलत है। अच्छा, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है ना, तो आंसर क्या होगा? 54 में पूछा कौन सा सही होगा? डी। 55 आते हैं बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथ के बारे में विचार करने। विनय पिटक मुख्यतः मठवासी संघ को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रतिपादन करता है। पहली बात 55 का करेक्ट है। सुत्त पिटक में केवल बौद्ध तत्व मीमांसा से संबंधित है, दार्शनिक ग्रंथों का संकलन है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि सुत्त पिटक केवल दार्शनिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों का सबसे बड़ा भाग है और इसमें बुद्ध तथा उनके कुछ प्रमुख शिष्यों का उपदेश है। इसमें नैतिकता, ध्यान, सामाजिक आचरण, व्यवहारिक शिक्षाओं और दर्शन सहित विषयों की एक श्रृंखला को समावेशन होता है। इसमें केवल चार उच्चतर तत्वमीमांसात्मक चर्चा रहती हैं, वो ही सम्मिलित नहीं होंगी। आंसर क्या होगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, अभिधर्म पिटक बौद्ध धर्म के उच्चतर सैद्धांतिक पक्षों में से संबंधित होगा। तीसरी बात करेक्ट हो जाएगी। हाँ, तीसरा सही है। आंसर 1 और 3 सही। आंसर क्या होगा? सी। 56 है, निम्नलिखित में से तमिल साहित्यिक कृति और उसकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में कौन सा नहीं सम्मिलित है? नहीं सम्मिलित होगा, वो हो जाएगा 56 में। करेक्ट आंसर सिलप्पदिकारम। यह मुख्य रूप से एक दार्शनिक ग्रंथ है जो विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के बीच होने वाली विमर्शों पर आधारित होता है। यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि इलिंगो अडिगल द्वारा रचित, किसके द्वारा? इलिंगो अडिगल द्वारा रचित सिलप्पदिकारम तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक है। इसमें कन्नगी और कोवलन की कथा का वर्णन किया गया तथा न्याय, सदाचार और राजकीय उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि इसमें धार्मिक विचारों पर संदर्भ मिलते हैं, तथापि मुख्यतः विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के बीच होने वाले वाद विवाद पर आधारित दार्शनिक ग्रंथ नहीं होंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है, गलत पूछा तो बाकी यहां पर करेक्ट है इसके सब। 57 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। फारसी कृति और इसके यहाँ पर विशिष्ट विशेषताओं के बारे में कौन सा सही सम्मिलित है? फारसी कृति में हो जाएगा पर सजरा ए अंसाब। सजरा ए अंसाब क्या होगा? ये इसकी मुकदमा 1192 और भारत में नियुक्त होकर 1206 में लाहौर गद्दी पर बैठने तक कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का सैन्य अभियानों का वर्णन है। ताजुल जो मासिर है, ये क्या होगा? ये रचना हसन निजामी ने की थी और इसमें गोरी के विजय और ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें तबकात का परिचय नहीं दिया गया है। तबकात नासिरी इसके बाद खंड एशिया और भारत के जो शासक वंश है उसको लेकर चंगेज खान के अधीन बताया था। ये करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर यहां से क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन 58 58 नंबर। मध्यकालीन भारत में उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विकास को लेकर संबंध में विचार करना है। उर्दू का विकास तुर्की में बसने वालों और स्थायी जो जनसंख्या होती है स्थानीय, उनके बीच अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ था और दक्कन के बहमनी राज्यों से उनके उत्कर्ष के दौरान उसे दक्कनी के नाम से जाना जाने लगा था। 58 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पृथ्वीराज रासो को समानता हिंदी साहित्य की प्रारंभिक कृतियों में से एक मानता है। सेकेंड बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, और खड़ी बोली 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक मानक हिंदी साहित्य की खड़ी बोली बनी थी। तीसरा है, भक्ति आंदोलन के उदय में बंगाली और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में विकास में उल्लेखनीय गिरावट आई थी, क्योंकि संतों ने भक्ति संबंधी रचनाओं के लिए संस्कृत को प्राथमिकता दी थी। ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि भक्ति आंदोलन के कारण क्षेत्रीय भाषाओं में पतन नहीं हुआ था। आप ये नहीं बोल सकते कि भक्ति आंदोलन के कारण क्षेत्रीय भाषाओं का पतन हो गया था, बल्कि इसके विपरीत इसी संतों को संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं में भक्ति साहित्य रचने के लिए प्रोत्साहन करके उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए किया था। आंसर आपका 1 2 करेक्ट है। सी स्टेटमेंट यहां से इसका सही हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 59 59 नंबर है। निम्नलिखित प्राचीन भित्ति चित्रकला को कौन से सुमेलित नहीं कर रहा है बताना है। सुमेलित नहीं है जो, ये हो जाएगा कौन सा? पहला देखते हैं। ये बोला है कि
अजंता की गुफाएं बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और बोधिसत्व को दर्शाने वाला भित्ति चित्र होता है। पहली बात सही है। सेकंड, बाघ की गुफाएं भित्ति चित्र मुख्यतः मठवासी अनुष्ठान को लेकर सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि मठवासी अनुष्ठान या सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, क्योंकि वे अपने दरबारी सौंदर्यबोध, लौकिक दृष्टिकोण, भावात्मक व्यक्ति, उससे परिपूर्ण मानव की आकृतियां, नर्तक, संगीतकार, उससे परिष्कृत शैलियों के लिए होगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। सित्तनवासल की गुफाएं जैन जो भित्ति चित्र है उसकी परंपरा, जिसमें कमल सरोवर, वनस्पति, जीव जंतु, आध्यात्मिक मुख से जुड़े चित्रण है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। गलत पूछा है लेकिन 59 का आंसर गलत पूछा है, तो क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन 60 आते हैं 60। सूची 1 और सूची 2 को मैच करेंगे, लघु चित्रकला शैली, और यहाँ पर विशिष्ट विशेषता क्या है 60 में। पहली बात है मुगल शैली क्या होती है। देखो, जो मुगल शैली, ये भारतीय शैली में समन्वय, उभरी तथा पांडुलिपि, चित्रण और चित्रांकन को प्रोत्साहन करती है। इकट्टू। अगला राजस्थानी जो शैली होती है, राजस्थानी शैली क्या करती है? ये राजस्थानी शैली जो थी औरंगजेब के अधीन राजकीय संरक्षण की समाप्ति के कारण कलाकार राजस्थान और पंजाब की पहाड़ियों में चले गए थे, और राजस्थानी पहाड़ियों में शैलियों में महाकाव्य, मिथक, है ना, और बारहमासा, ये सब पर आधारित लघु चित्र का विकास किया था। तो बी का हो जाएगा आपका 3 नंबर स्टेटमेंट, यहाँ पर दे रखा होगा ऊपर, बी का 3, है ना। उसके बाद सी नंबर पहाड़ी शैली क्या होती है? पहाड़ी शैली जो होती है ये पहले में दे रखा है इसका आंसर, पहले में इसका आंसर है, तो इसका हो जाएगा पहले में पहाड़ी शैली में आपका जो बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं का, नहीं, पंजाब की जो पहाड़ियाँ हैं, ये कांगड़ा, कुल्लू, बसोली, गुलेर, चंबा, गढ़वाल जैसे, है ना। तो ये पहला हो जाएगा सी का। और बचा डी का, तो डी का जो हो जाएगा ये चौथा करेक्ट हो जाएगा, डी का दक्कन शैली। तो देखो, आपको सीरियल से यहाँ पर लिख लेना है तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दे रखा है तो आपको समझ नहीं आएगा। आप सीरियल से यहाँ पर पॉइंट लिख लो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। सीरियल से आप इनको अपने नोट्स में नोट कर लो, ठीक है। 60 का डी आंसर करेक्ट है, राइट। डी वाले को आप इसको नोट्स करो, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ऐसे करके नोट कर लें आपको जो व्याख्या दी है। 61 है चित्रकला की परंपरा और इसके विवरण क्या है। पहली बात ये बोला है कि पहला बोला है ऐसे कि लेप्य चित्र क्या होता है? लोक कथाओं का चित्रण होता है, जबकि लेखा चित्र वस्त्रों पर रेखांकित चित्र होते हैं। सही बात है। धूलि चित्र क्या होता है? फर्श पर बनाया गया चित्रकारी होता है एक तरह से, एकदम करेक्ट है। और चौथी बात है ओडिशा पर चित्रकला, विस्तृत रंगीन चित्र जो सामान्यतः कपड़े पर बनाए जाते हैं और हिंदू देवी देवताओं की कथा का चित्रित करते हैं। चारों बातें करेक्ट हैं। 61 का आंसर 1, 2, 3, 4 डी। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 नंबर है भारतीय साहित्य शास्त्रीय संगीत के बारे में विचार करना है। मध्यकालीन अवधि के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 विशिष्ट परंपराओं हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत से विकसित हुआ था। 62 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में दक्कन पठार तक ही सीमित था। सेकंड बात गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत में फैला, जबकि कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत और दक्कन पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ था। सेकंड गलत है। तीसरा है इस्लाम के आगमन के बाद फारसी संगीत और संस्कृति ने उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत में संगीत विकास को प्रभावित किया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो क्या होगा? 62 का ए करेक्ट है। 63 है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र के बारे में। संगीत वाद्य यंत्र श्रेणी और इसकी संबद्ध श्रेणी परंपरा कौन सी है? पहली बात है, देखते हैं। पहला बोला कि तत् क्या होता है? तो वीणा और सितार जैसे वाले यंत्र, वाद्य यंत्र, सही है। सेकंड, घन बोला है मृदगम और तबला जैसे अनवरुद्ध वाद्य यंत्र, ये गलत है, क्योंकि घन जो होता है ये वाद उन ठोस अवस्था स्वोत्पादक वाद्य यंत्र को कहा जाता है जिसमें वाद्य यंत्र का शरीर के प्रहार करने पर स्वयं उसी के शरीर से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके कारणों में मंजीरा, करताल, जल तरंग, झांझ ये सब शामिल होता है ना। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है पुंग क्या होता है? मणिपुर शास्त्रीय परंपरा से अभिन्न रूप में संबद्ध एक ढोल। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है। चौथा खंजरी क्या होता है? देखो, जो खंजरी है ये एक फ्रेम आधारित ताल वाद्य यंत्र होता है, एकदम करेक्ट है। राजस्थान के कलपेर या नृत्य की परंपरा का एक ताल वाद्य यंत्र होता है। आंसर 1, 3, 4 सही है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर 1, 3, 4 का हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं
64। सूची को सूची 2 को मैच करेंगे, देखते हैं। छात्रीय नृत्य और यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य और विशिष्ट विशेषता क्या है इसकी। पहली बात बोला है ओडिसी। ओडिसी क्या होगा? ओडिसी का आपको हो जाएगा ये मंदिर वास्तुकला की मूर्ति कलाओं से प्रेरित भंगी जो मुद्रा इसकी प्रमुख विशेषता होती है ना। ए का क्या हो जाएगा? ए का 2। आगे देखते हैं मणिपुरी क्या होती है। मणिपुरी जो होती है ये वैष्णव परंपरा से गहराई से संबद्ध है और इसमें संकीर्तन और रासलीला का समन्वय होता है। इसे सबसे प्रसिद्ध अंगों में से एक पुंगचोलम है, जिसे कलाकार एक साथ नृत्य करते हैं और पुंग बजाते हैं। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा बी का 4। क्या होगा? बी का 4 हो जाएगा। आगे सी नंबर बोला कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है जिसका नाम आंध्र प्रदेश के गांव पे नाम पर पड़ा था, ये आपका यहाँ से 1 से सम्मिलित होगा। 1 में क्या था? 1 में था भागतुलु नृत्य की नाट्य परंपरा से उत्पन्न। और चौथा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपको हो जाएगा डी का 3 नंबर। मतलब 3 में क्या है कि लस प्रधान और सौम्य नृत्य को जिसे पारंपरिक रूप से श्वेतभूषा के रूप में जानते थे या प्रस्तुत करते थे। करेक्ट आंसर 64 का आपका हो जाएगा क्या? ए नंबर करेक्ट है। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैचिंग करने वाले, उनको सामने सामने आप लिख के एक अच्छा सा फ्रेम करके नोट्स बना लो, है ना। जरूरी नहीं कि सेम चीज पूछे, हो सकता है कुछ और पूछे, तो इन पे जाकर टॉपिक डीप में पढ़ो आप। आगे आते क्वेश्चन 62 है। 64 उसके बाद 65 आता है, 62 नहीं। 65 है। इससे बोला है कि प्रदर्शन कला और यहाँ पर क्षेत्र विशेषता क्या है इसकी। देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। पहली बात यहाँ से ये बोला है कि थेव्यम क्या होगा? थेव्यम आपको हो जाएगा ये केरल की एक अनुष्ठानिक प्रदर्शन परंपरा जिसमें विस्तृत मुख सज्जा, ऊंचे शिरोभूषण और देवता के रूप में ध्यान करना शामिल होता है। पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड भवई क्या होता है? देखो जो भवई है मिजोरम का लोक नृत्य नहीं होगा, ये गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। भांड पाथेर जो कश्मीर का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, तीसरा सही है। और चौथा भी दे रखा है, चौथा हो जाएगा तमाशा। तमाशा कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का है। तमाशा महाराष्ट्र का है, एक लोक नाट्य परंपरा। कौन सा गलत है इसमें? दूसरा गलत था, बाकी सब करेक्ट है। तो 1 3 4 सही पूछा है। 66 है निम्नलिखित में से भारतीय रंगमंची परंपराओं में से कौन से उसकी विशिष्ट विशेषताओं के लिए नहीं सम्मिलित है? 66 का आंसर हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा? पहला बोला है कि कुटियाट्टम। कुटियाट्टम क्या होता है? संस्कृत रंगमंच की मात्र जीवन परंपरा जिसका प्रदर्शन परंपरागत रूप से केरल के कुट्टबलम नामक मंदिर रंगमंचों में किया जाता है। पहली बात तो सही हो जाएगी मैचिंग इसकी 66 की। आगे सेकंड यक्षगान क्या होता है? देखो यक्षगान जो है ये क्या होगा? ये तमिलनाडु की एक शास्त्रीय नृत्य परंपरा है ना। क्या होगा? गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि ये कर्नाटक की यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य परंपरा होगी, तमिलनाडु नहीं। अंकीय नृत्य क्या होता है? अंकीय नृत्य जो होता है ये असम के नामघरों और संतों में नामघर और सन्नुतों के परंपरागत रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला एकांकी भक्ति नाटक होगा। तीसरा सही है। 1 और 3 यहाँ पे सही हो गया, लेकिन पूछा था क्या? गलत पूछा था ना। हाँ गलत पूछा था, तो बी हो जाएगा गलत। क्वेश्चन 67 है निम्नलिखित में से छाया कठपुतली परंपराओं को से संबंधित क्षेत्रों को में कौन सही सम्मिलित है? जो सही सम्मिलित है 67 में ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से तोलुबोलामट्टा मुमलट्टा आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से करेक्ट है। और तोंगलू गोयम्बट्टा ये भी करेक्ट है केरल। रावण छाया ओडिशा नहीं होगा, रावण छाया ओडिशा की पारंपरिक कठपुतली कला है। रावण छाया तीसरा भी सही है ना, गलत नहीं होगा क्योंकि ओडिशा की ही है ये। तोलवाप्पा कुथु तमिलनाडु, तोलवाप्पा कुथु तमिलनाडु से नहीं होगा, ये इसका संबंध केरल से है, ये तो केरल से हो गई। ठीक है। और तोगलू जो की है तोगलू गोयम्बट्टा ये केरल से नहीं होगी, ये कर्नाटक से होगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो फिर से देख लेते हैं। ये जो करेक्ट आंध्र प्रदेश, तोगलू आपकी केरल नहीं होगी, कर्नाटका होगी। ठीक है। और रावण छाया ओडिशा सही है, और ये तमिलनाडु नहीं होगी, क्या होगी? केरल होगी। 1 और 3 करेक्ट है ना, 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर है इंडो इस्लामिक कला एवं स्थापत्य के संबंध में विचार करना है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को प्रांतीय शैलियों में गुजरात शैली क्षेत्रीय मंदिरों की परंपराओं को तत्व ग्रहण किए हैं। पहली बात 68 का क्या होगा? 68 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड बात है
टेसलेशन और पित्राडुरा तकनीकी का उपयोग दीवारों की सतह पर अलंकरण करने के लिए किया जाता था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण किया आरंभ किया। तीसरा क्या होगा? तीसरा गलत है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था और ये केवल इसकी पहली मंजिल का निर्माण पूरा कर सका था और उसके उत्तराधिकारी ने इल्तुतमिश ने बाद में मीनार की 3 मंजिलें और जोड़ी थी। आंसर 1, 2 करेक्ट है। तीसरा गलत होगा। पूछा क्या है, कौन सा गलत है? तो तीसरा गलत है। 69 69 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। भक्ति और सूफी परंपराओं के बीच अंतरक्रिया ने मध्यकालीन भारत में एक समन्वित सांस्कृतिक परंपरा के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 69 पहला करेक्ट है। सेकंड, अच्छा सेकंड नहीं, इसी में पहला मतलब ये पूरी बात बोल रहा है ना, ये पूरी यहाँ पर अभिकथन बोल रहा है, इसके हिसाब से बताना है। तो देखो, बोला संतों ने रहस्यवादियों द्वारा आध्यात्मिक विचारों को संप्रेषित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का व्यापक उपयोग किया। पहला क्या है? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, सूफी खानकाहों और भक्ति जो सभा होती थी उसमें भक्ति गीतों जैसे कि साझा संगीत परंपरा इसका विकास हुआ था। सेकंड बात भी सही है। तीसरा है, भक्ति संप्रदायों में सूफी सिलसिलों को एक ही संप्रदाय या एक ही धार्मिक संस्था से पूर्ण विलय था। गलत होगा, क्योंकि भक्ति संप्रदाय सूफी सिलसिले से दोनों अलग अलग प्रभावित किया था उनको और भक्ति प्रथाओं को साझा किया, लेकिन इसमें संस्था के रूप में विलीन नहीं हुए थे। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा। 69 का आंसर डी। क्वेश्चन 70 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। ये इंडो फारसी शब्द मध्यकालीन भारतीय कृषि के संबंध में शाब्दिक रूप से उत्तम फसलों के लिए अर्थ को व्यक्त करता है। 70 पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? ये बोला है। दूसरा, मुगल राज में किसानों को इन फसलों की खेती के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता था, क्योंकि इन्हें समान खाद्यान्न फसलों की तुलना में काफी अधिक राजस्व होता था। तीसरा है, कपास और गन्ने जैसी फसलों को इस श्रेणी में प्रमुख उदाहरण बनाता था और इन व्यापक उत्पादन दर्शाता था और किसान की जोत वाणिज्यिक उत्पादन निर्वाह कृषि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। तो जो फारसी मध्यकालीन कृषि की बात कर रहा है, तो एक किस अर्थ को व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है जिन्स ए कामिल की, है ना। जिन्स ए कामिल क्या होता है? शाब्दिक रूप से उत्तम फसलें मानते हैं इसको। क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल सा, जिन्स ए कामिल जो है ये क्या है? मुगल काल में इसको कैसे प्रयोग करते थे? इसको बोलते थे उत्तम फसलें, अच्छी फसलें। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहां पर नहीं कर रहा है? सम्मिलित यहां पर नहीं है। आंसर 71 का हो जाएगा टाइबर नदी मैड्रिड। गलत है। ठीक है, क्योंकि टाइबर नदी मैड्रिड के बजाय रोम से होकर प्रवाहित होती है। मैड्रिड का संबंध मंजानारेस नदी से होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 72 72 नंबर है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर सीमावर्ती देश के साथ सही सम्मिलित है? सागर और सीमावर्ती देश तो जो सम्मिलित है वो जाएगा, एक तो बाल्टिक सागर, स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड। एड्रियाटिक सागर जो जाएगा, ये भूमध्य सागर को एक शाखा है जो इटली के प्रायद्वीप और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इसकी सीमा इटली के स्लोवानिया, क्रोएशिया और बोलिविया और हर्जेगोविना को लेकर लगेगी। करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उत्तरी सागर नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड। करेक्ट है। चौथा, काला सागर स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। काला सागर तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया से घिरा हुआ है। ये बात गलत हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट है। 73, यूरोप के निम्नलिखित में से जलडमरमद चैनल को अपनी अवस्थिति के साथ सम्मिलित करना है। जलडमरमद और इसकी अवस्थिति क्या होगी? पहली बात है जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच, बॉस्फोरस काला सागर और मरमरा सागर के बीच। ठीक है, आगे डार्डनल्स जलडमरमद क्या होगा? डार्डनल्स क्या होगा 73 में? करेक्ट हो जाएगा। हाँ करेक्ट है अभी, क्योंकि ये मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच। डोवर जलडमरमद जो है इटली और सिसिली के बीच। ये बात गलत है चौथी वाली, क्योंकि डोवर जलडमरमद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है तथा इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है और ये इटली और सिसिली के बीच नहीं होगा। ठीक है, मुख्य भूमि इटली और सिसिली के बीच मेसिना जलडमरमद है। 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, यूरोप को निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो होती है ये अपने संबंधित क्षेत्र से सही सम्मिलित बताती है? पर्वत श्रेणी और संबद्ध क्षेत्र कौन से हैं? पहली बात है आल्पस मध्य यूरोप, पेरिनीज स्पेन और फ्रांस के बीच, एपिनाइन इटली और इटली का प्रायद्वीप ये। चौथी बात है कार्थेपियन, इरेबियाई प्रायद्वीप नहीं होगा इसमें,
कार्पेथियन जो है पर्वत नदी मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप में स्थित, और स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन की रोमानिया जैसे देशों से होकर गुजरेगी। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर है 74। 75 आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। पहली बात क्या होगा? 75 को फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑस्ट्रिया के भूमध्य सागर तक सीधी पहुंच है। सेकंड गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्र देश है, इसकी भूमध्य सागर तक सीधी पहुंच नहीं है। हंगरी कार्पेथियन बेसिन में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। तीसरा करेक्ट है। चौथा, पुर्तगाल अटलांटिक महासागर में तट पर स्थित एक तटीय देश होगा। चौथी बात करेक्ट है। आंसर बी 1 3 4 दूसरा गलत था। 76 है, भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण SIR के बारे में विचार करना है। अभी चल रहा है SIR, है ना। मतदाता सूची में डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए विशेष गहन परीक्षण SIR आयोजित किया जाता है। 76 का पहला स्टेटमेंट यहां से एकदम करेक्ट है। विशेष गहन परीक्षण SIR को संवैधानिक समर्थन अनुच्छेद 324 और वैधानिक समर्थन लोक प्रजातंत्र अधिनियम 1950 की धारा 21(3) से प्राप्त होता है। करेक्ट है। तीसरी बात है, SIR प्रक्रिया के दौरान आधार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकता के निर्णय या निर्णायक प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। गलत है, क्योंकि हालांकि आधार को एक स्वीकार पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए SIR प्रक्रिया के दौरान इसे नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। 1 2 करेक्ट है। 77 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। इसे हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़कों के माध्यम से ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। 77 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में केंद्र और राज्य सरकारें परियोजना लागत के समान रूप से वहन करेंगी। ये बात गलत है, क्योंकि यह योजना संपूर्ण देश में एक समान 50-50% वित्त पोषण मॉडल का क्या करेंगी, ये पालन नहीं करती हैं। ये अधिकांश राज्य 60-40 रेशियो को लेकर के करती है, जबकि उत्तर पूर्व में हिमालय राज्य में 90-10 की रेशियो में, 90 और 10 में। तो ये गलत होगा। 1 करेक्ट है। 78 आते हैं, जन सुरक्षा योजनाओं के बारे में विचार करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आकस्मिक मृत्यु की आवश्यकता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। पहली बात करेक्ट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति नॉमिनी को 5 लाख मिलते हैं रुपए। सेकंड गलत है। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है, 5 लाख का नहीं। 1 करेक्ट है। 79 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। इसकी स्थापना 1986 में टंडन समिति की राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्थाओं के पश्चात की गई थी। 79 का पहला करेक्ट है। यह ब्यूरो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करता है। सेकंड गलत है, क्योंकि NCRB गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA के अंतर्गत कार्य करता है, न कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत। गलत होगा। तीसरा, भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या तथा भारत में कारागार सांख्यिकी इस निकाय द्वारा प्रकाशित प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट शामिल है। तीसरी बात यहां से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सी। 80 नंबर 80 परमाणु अप्रसार संधि के बारे में विचार करना है। यह राज्यों के शांतिपूर्ण उद्देश्यों और परमाणु ऊर्जा के विकास के अनंत संग्राम में अधिकार को स्वीकार करता है। 80 का पहला स्टेटमेंट सही है। यह परमाणु हथियार संपन्न जो राज्य है उसके लिए समयबद्ध परमाणु निरस्त्रीकरण को अनिवार्य करता है। सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि NPT परमाणु हथियार संपन्न राज्यों को निरस्त्रीकरण और सद्भावनापूर्ण वार्ता करने के लिए दायित्व देता है, लेकिन इसमें कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता, जो इसकी एक प्रमुख आलोचना है। यह परमाणु हथियार संपन्न एवं गैर परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के मध्य एक स्पष्ट रेखा रेखांकित करेगा। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। 1 और 3 सही है, ये आंसर है। 81 अंतर्देशीय जलमार्ग वर्गीकरण और परिवहन क्षमता में संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति 1980 के अनुसार किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय घोषित किए जाने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर की निरंतर लंबाई और न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होना आवश्यक है। पहली बात यहां से 81 का करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोले किसी जलमार्ग को
वाणिज्यिक रूप से नौगम्य तब मानाता है जब वह कम से कम 500 टन वाला क्षमता को संचालन कर सकता हो। सेकेंड बात क्या होगी? गलत है, 500 नहीं, लगभग 50 टन वाली क्षमता का संचालन कर सके। कैनालाइज्ड जलमार्ग पूर्णतः मानव निर्मित होते हैं जो प्राकृतिक बाधाओं को पार करने हेतु अभियांत्रिकी रूप से निर्मित चैनल होते हैं। तीसरा, ये भी गलत है क्योंकि कैनालाइज्ड जलमार्ग प्राकृतिक नदियों को, बांधों को जल नियंत्रण द्वारा यहाँ पर जो लॉक होते हैं उनकी संरचनाओं को अवशोषित करके बनाते हैं, जबकि पूर्णतः मानव निर्मित चैनल को कैनाल कहा जाता है। सिर्फ वन करेक्ट है, आंसर 1। 82, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई। भारत में सभी एफडीआई प्रस्तावक को आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पहली बात 82 का गलत है। क्यों? क्योंकि आर्थिक कार्यों में मंत्रिमंडल समिति प्रत्येक विदेशी निवेश प्रस्ताव की जांच नहीं करती है। इसके अनुमोदन की आवश्यकता केवल उनके मामलों में ही होती है जिनमें निर्धारित वित्तीय सीमा अधिक बड़े इक्विटी सीमा शामिल हो। सेकेंड बात है, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में निवेश के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होती है। ये बात करेक्ट है, ओनली टू सही है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में समानता और समावेशी विकास के संबंध में विचार करना है। गिनी सूचकांक लॉरेंज वक्र से प्राप्त होता है और इसका उपयोग आय और संपत्ति वितरण की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहां से 83 का क्या होगी? करेक्ट है, सही है। गिनी सूचकांक का मान 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है जबकि 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। 83 का सेकंड गलत हो जाएगा, उल्टा बता रहा है क्योंकि गिनी गुणांक का 0 से 1 के मध्य मान होता है जहां 0 पूर्ण समानता तथा 1 पूर्ण समानता को प्रदर्शित करता है। अर्थात ऐसी स्थिति में जिसमें समस्त आय या संपत्ति एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो। अतः यह गिनी गुणांक किसी वास्तविक अवधारणा की विपरीत व्याख्या को बता रहा है। यहाँ पे समावेशी विकास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास व्यापक, सहभागी और समाज के सभी लोगों को लाभकारी हो। तीसरा करेक्ट है। पूछे कौन सा सही होगा? 1 और 3। 83 का ए स्टेटमेंट सही है। 84 आते हैं 84 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की उसकी स्वर्ण धारिताओं के संबंध में विचार करना है। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी के कारण आरबीआई की स्वर्ण धारिताओं में वृद्धि हुई है जो अब भारत की मुद्रा की जो आरक्षित निधि है उसका 16.7% है। पहली बात सही है। सेकंड, मार्च 2026 तक आरबीआई अपनी अधिकांश स्वर्ण धारिताओं को विदेशी वर्ल्ड में रखता है जो अंतरराष्ट्रीय भंडारण पर उसकी निर्भरता को दर्शाता है। गलत है क्योंकि आरबीआई अपनी स्वर्ण धारिताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मार्च 2026 तक 77% जो घरेलू बैंकों में स्थानांतरित कर दिया था जिसने विदेशी वर्ल्ड पर निर्भरता कम हो रखी थी। गलत हो जाएगा। तीसरा है, घरेलू स्वर्ण धारिताओं में वृद्धि की प्रवृत्ति वैश्विक अनिश्चितताओं की विशेष रूप से वर्ष 2022 के रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद एक प्रतिक्रिया है। तीसरा करेक्ट है, आंसर 1 और 3 सही है, करेक्ट आंसर है। 85 नंबर 85 नंबर, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन तकनीकी के संबंध में विचार करना है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पहले फ्लू गैसों से फ्लाइएस जैसे जो कॉलम्स को हटाने के लिए किया जाता है। 85 पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है। पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन को विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन किया गया ना कि पार्टिकुलर मैटर इलेक्ट्रोलिटिक और प्रोपिसिपेटर्स को, ये है ना, ठीक गलत हो जाएगा। सेकंड बात है, सबसे समान एफजीडी मतलब फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, इसकी प्रणालियां अम्ल क्षार उदासीनीकरण के रासायनिक जो सिद्धांत होते हैं उस पर आधारित होती है जिसमें एक क्षारीय स्त्री जो होता है अम्लीय SO2 के साथ प्रक्रिया करती है या अभिक्रिया करेगी। सेकंड करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर SO2 एक अम्लीय गैस है और इसे क्षारीय गैस या क्षारीय पदार्थ जैसे चूना, पत्थर या चूना के समुद्री जल उसके साथ अभिक्रिया करके हटा जाता है। ये एक पारंपरिक अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सही है। तीसरा है, वेट स्क्रबर एक उप उत्पाद जिप्सम उत्पन्न करता है जिसका निर्माण उद्योग व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। तीसरा करेक्ट है, आंसर 2 और 3 सही, आंसर बी। 86 नंबर है 86, भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में विचार करना है। आईएएस का मतलब ये नहीं होता है कि आईएएस सोचो कि हाँ आक्रामक विदेशी प्रजातियां, नहीं, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये।
86 का। ठीक है, तो पहली बात है, भारत में विभिन्न आक्रामक प्रजातियों को मूल रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान आर्थिक और अलंकारिक उद्देश्यों के लिए लाया गया था। पहली बात एकदम सही है। मोनोकल्चर एकल कृषि वृक्षारोपण आक्रामक प्रजातियों के खिलाफ पारिस्थितिक प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि मोनोकल्चर वन की जैव विविधता को कम करती है और पारिस्थितिक रिक्तता को उत्पन्न करता है, जिसका आक्रामक प्रजातियों पर फायदा उठाती है। तीसरा है, नहर सिंचाई को और बोरवेल के विस्तार को कुछ आक्रामक प्रजातियों के प्रसार में सहायता किया है। करेक्ट है, क्योंकि नहर और बोरवेल के विस्तार ने आर्द्रता के शासन को बदल दिया और जिससे गहरी जड़ों वाले आक्रामक पौधे को फैलने में मदद मिलती है। 1 और 3 सही है, आंसर है। 87 आते हैं। 87 नंबर है, समुद्री ऑयल स्पिल परिणाम के बारे में विचार करना है। ये समुद्री स्तनधारियों और जो पक्षी होते हैं उसमें उष्मारोधन तथा उत्प्लवन की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपोथर्मिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 87 का से करेक्ट है। सेकंड, ये प्रकाश और ऑक्सीजन में बाधा डालकर मैंग्रोव एवं प्रवाल भित्तियों जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में विनाश करते हैं। सेकंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये समुद्री खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों जैसे जैव संचयन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों सही है, आंसर यहां से डी। 88 नंबर है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में विचार करना है। किन की प्रजातियों निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को आधिकारिक रूप से संरक्षण लक्षित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का। एक तो क्या शेर, ठीक है, जगुआर और बाघ तीनों करेक्ट, लेकिन यहाँ पर कैराकल इसमें नहीं होगा। ठीक है, कैराकल इसमें, क्योंकि कैराकल यद्यपि भारत में अन्य क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जंगली बिल्ली है, किंतु इसे आईबीसीए के लक्षित 7 बड़ी बिल्लियों में शामिल नहीं किया गया है। 1, 2, 3 करेक्ट है, आंसर यहां से बी। 89 89 नंबर है, बोले कि दरियाई घोड़ों के संबंध में विचार करना है। आयुसियन रेड लिस्ट में इन्हें अल्प चिंताग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। 89 का पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है, क्योंकि इनको वल्नरेबल सुभेद में रखा गया है। ये मूल रूप से उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। करेक्ट है, और अर्जली स्तनधारी होते हैं। केवल 2 सही है, बी। 90 नंबर है, 90 बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में विचार करना है कि इसमें किस बड़े पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है एक तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा, मैसूर हाथी रिजर्व और पश्चिमी घाट जैव विविधता क्षेत्र। तीनों बातें यहां पर 90 का करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। आगे क्वेश्चन आते हैं 93 91 कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में विचार करना है। पहली बात है, यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों में मैकाल श्रेणी में स्थित है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसी वर्ष 1973 में पुरी टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। सेकंड बात सही है। यह पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। गलत होगा, क्योंकि कान्हा भारतीय वन जो उच्च भूमि में स्थित है, न कि पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट में। 1, 2 करेक्ट है, आंसर यहां से ए। 91 92 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पारंपरिक रूप से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भौगोलिक विस्तार का हिस्सा नहीं माना जाता है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर। ये नहीं मानते किसको? अफ्रीका का पश्चिमी तट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसे परिप्रशांत पेटी के समान रूप भी जाना जाता है। इसे प्रशांत महासागर के बेसिन के रूप में विशाल बड़े घोड़े के दाल के आकार का क्षेत्र होता है, जिसे इसकी विशेषता बार बार आने वाले भूकंप ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ये लगभग 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये दुनिया का लगभग 75% सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखियों का घर मानते हैं। 93 आते हैं। 93 नंबर है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस के बारे में विचार करना है। ये पोखरण सेकंड परमाणु हथियारों की जो परीक्षण की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। ठीक है, और साथ ही त्रिशूल मिसाइल तथा हंसा 3 विमान के सफल परीक्षणों को दर्शाता है। 93 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोल रहा है कि इस दिवस को पहली बार 1999 में आधिकारिक रूप से मनाया गया था, ताकि भारत के परमाणु हथियार संपन्न देशों के समूह को प्रवेश में मान्यता दी जा सके। दोनों बातें सही हैं, आंसर सी। 94 है, मेटा मटेरियल्स के बारे में विचार करना है। ये बल की दिशा में परिवर्तन होने पर भी अपना व्यवहार समान बनाए रखते हैं। पहली बात यहां से क्या होगी? गलत है, क्योंकि
ये क्या होता है, ये दिशात्मक निर्भरता कुछ आधुनिक अनुकूली मटेरियल और प्रणाली को लेकर के एक विशेषता बताते हैं। ठीक है, समान बनाए देखते हैं, इनका व्यवहार अलग अलग हो सकता है। सेकेंड है, उनके गुणों और मुख्य रूप से उसकी आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ना कि केवल उनकी रासायनिक संरचना पर। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेटामटेरियल जो होते हैं कृत्रिम रूप से अभिकल्पित पदार्थ होते हैं और जिनके भौतिक गुण मुख्य रूप से उनकी डिजाइन की गई सूक्ष्म संरचना से उत्पन्न होते हैं, ना कि केवल उनकी रासायनिक संरचना से। यही कारण है कि असामान्य यांत्रिक और भौतिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। आंसर यहाँ से ओनली टू करेक्ट है। 95 आते हैं बाह्य अंतरिक्ष शासन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों के बारे में विचार करना है। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 में अनुसार राज्य अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें निजी संस्थाएं अभिकर्ता भी शामिल होती हैं। पहली बात सही है। दायित्व अभी समय 1972 पृथ्वी पर अंतरिक्ष वस्तुओं द्वारा होने वाले नुकसान के लिए पूर्णतः उत्तरदायी निर्धारण करती है। सेकंड करेक्ट होगा। मौजूदा संधियां कक्षीय ऑर्बिटल संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र प्रदान करेंगी। गलत है, क्योंकि वर्तमान अंतरिक्ष कानून ढांचे में प्रबल प्रवर्तन तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, तो बात गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, यहां से आंसर सही पूछा है तो 95 का ए। 96 है, हाल ही में समाचारों में देखे गए मिशन दृष्टि है ना। मिशन दृष्टि क्या है? देखो, जो मिशन दृष्टि है ये हो जाएगा 96 का सही आंसर। विश्व का पहला ऐसा उपग्रह जिसे एक ही स्थान पर एक ही समय पर मल्टी सेंसर ऑप्टिकल सिंथेटिक अपर्चर रडार भू प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया गया था। बी यहां से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 97 है, प्रोजेक्ट 17 के बारे में। प्रोजेक्ट 17 ए जो है INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला जहाज होगा। पहली बात गलत है, क्योंकि महेंद्रगिरी के छठे जहाज के रूप में भारतीय नौसेना में सौंपा गया है और 17 कार्यक्रम में कई फ्रिगेट शामिल हैं। सेकेंड है, प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट को भारत की समुद्री पहुंच को बढ़ाने के लिए ब्लू वाटर ऑपरेशन हेतु डिजाइन किया गया है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहां से करेक्ट है, आंसर केवल 2। 98 नंबर है 98 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में विचार करना है। ये दिन शिकागो में हुई हर्माक्रेट घटना की स्मृति में मनाया था और मुख्य रूप से 8 घंटे दिवस की कार मांग को लेकर किया गया एक आंदोलन था। पहली बात यहां से करेक्ट है। वर्ष 1889 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 1 मई को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित किया। गलत है, क्योंकि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करने का निर्णय 1889 द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सेकंड जो इंटरनेशनल समिट थी उसके द्वारा लिया गया था, ना कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा। ये गलत हो जाएगा। प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन का मूल सिद्धांत यह था कि दिन को 3 समान भागों में बांटा जाए, 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में, है ना। मतलब कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो तीसरा करेक्ट है, बी यहां से आंसर होगा केवल 2, 1 और 3। 99 नंबर है थुडुकुडी भारत में पहली बार मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड परियोजना के संबंध में विचार करना है। यह परियोजना मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 से संबंधित है और इसका उद्देश्य भारत की वैश्विक पोत निर्माण की क्षमता को बढ़ाना होगा। पहला क्या होगा? 99 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। थुडुकुडी में प्रस्तावित शिपयार्ड की वार्षिक क्षमता 2.5 मिलियन ग्रॉस टन होने की परिकल्पना की गई है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात ये भी सही है। भारत दक्षिण कोरिया ढांचा विशेष रूप से नौसेना रक्षा सहयोग पर केंद्रित है और वाणिज्यिक शिपिंग लॉजिस्टिक को प्रदान करती है। तीसरा गलत है, क्योंकि भारत दक्षिण कोरिया ढांचा पोत निर्माण शिपिंग समुद्री लॉजिस्टिक कार्यबल प्रशिक्षण संबंधित समुद्री उद्योग को लेकर के शामिल करता है। ये केवल नौसेना और रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं होगा। 1 2 करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 99 हो गया, 100 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के बारे में विचार करना है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर वर्ष पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहां से इसका 100 का करेक्ट है। सेकंड है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार पंचायत उन्नति सूचकांक और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को विषय से जुड़ा हुआ है। सेकंड करेक्ट है। थर्ड तीसरा ये पुरस्कार ग्रामीण या ग्राम समाज की जो अभियान होते हैं, है ना, उनके अंतर्गत लागू किया जाता है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। गलत है, क्योंकि ये पुरस्कार
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत संचालित पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। हालांकि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 2 करेक्ट है, तो ये यहाँ से सही आंसर है। तो इस टाइप से 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पूरे कर लिए, और यहाँ पर टेस्ट जो 3 है मेंटरशिप का यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2027 के लिए, आपका यहाँ से तीसरा पेपर खत्म हो गया। कल यहाँ पर चौथा होगा, तो हम लोग मंडे को चौथा पेपर करेंगे। साथ में देखो आपको क्या करते रहना है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, मेंस का आंसर राइटिंग जरूर करना है ना। आप क्वेश्चन जो आप प्रीलिम्स से सॉल्व करो तो अच्छी बात है, सॉल्व करो वो भी, और आपको मेंस का आंसर राइटिंग भी करते रहना। मेंस का अभी देखो हम लोग का पास किस लिए टाइम होता है, मेंस का आंसर राइटिंग करने का टाइम होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा ऑप्शनल होता है वो भी कवर करना होता है, और जो करंट अफेयर्स चीजें होती है उनको ऐड करना होता है। इन 3 चीजों को करना है। आंसर राइटिंग आप नहीं कर सकते हो, जो आपका ऑप्शनल है उसका भी, है ना। और जो स्टैटिक ऑप्शनल मतलब आंसर राइटिंग, जैसे कि GS1 GS2 GS3, इनका भी आंसर राइटिंग करो। मैंने 3 पेपर कराए हुए हैं, मतलब 3 क्लासेस कराए हुए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, समझाया भी कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझाया। आप जाके चैनल पर देख सकते हो। नहीं मिलेगा तो बोलो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे पूछो, वहां पे मैं आपको दूंगा, है ना। आप बस पूछो और सॉल्व करो चीजों को, ठीक है। मतलब पूछने से कुछ डरना नहीं कि यहाँ पूछेंगे तो क्या होगा, क्या कुछ नहीं, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल पर जुड़ करके टेलीग्राम पर, या पर्सनल टेलीग्राम कर सकते हो @BATHAMSHIV, है ना। टेलीग्राम जुड़ो, वहां पे मैं आईडी अपना शेयर कर दूंगा, वहां से पूछ सकते हो जो पूछना होगा। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।